Hello my dear students. So today let's begin with the next topic which is Newton's second law of motion. Ready? So always remember कि फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता था. फर्स्ट लॉ ने हमको ये बोला था कि इनर्शिया क्या होता है एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बोला था उसमें कि इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्शनल फोर्स योर ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव. अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा. रेस्ट पोजीशन में है तो लाइफ टाइम तक रेस्ट रहेगा, मोशन में है तो लाइफ टाइम तक मोशन करता रहेगा. ठीक है. दैट मीन्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट लॉ विल टेल यू अबाउट इनर्शिया एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ इज टेलिंग यू अबाउट द definition of force. This first law is saying you only about the force. फर्स्ट लॉ आपको सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन देगा, फोर्स की वैल्यू आपको सेकंड लॉ देगा जो मैंने आपको पहले बताया था. सो लेट्स रीड. द फर्स्ट लॉ रिफर्स टू द सिंपल केस व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. मेनली पहला लॉ जो है वो हमको डिटेल में क्या एक्सप्लेन करता है कि जब टोटल फोर्स जीरो होता है तो क्या होता है. फोर्स जीरो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज द पोजिशन. बट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिफर्स टू अ जनरल सिचुएशन when there is a net external force acting on the body. ठीक है. चलो अब नेट फोर्स लग रहा है तो क्या होगा. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द न्यू टॉपिक विच इज अ मोमेंटम. न्यूटन सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी and it is denoted by P. Momentum most time P formula P is equal to mass into velocity where m is the mass of object and v is the velocity of object. Momentum is clearly a vector quantity. most time P momentum vector quantity है तो momentum कौन सी direction में होगा, जो direction में velocity है वही direction में momentum होगा. The following common experiences indicate the importance of these क्वांटिटी फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन. तो मोमेंटम जो है वो कैसे फोर्स के साथ रिलेटेड है उसके लिए कुछ केसेस पढ़ने पड़ेंगे. सपोज अ लाइट वेट व्हीकल से अ स्मॉल कार एंड अ हैवी वेट व्हीकल से अ लोडेड ट्रक आर पार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड. वी ऑल नो दैट मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन अ कार टू ब्रिंग देम इनटू सेम स्पीड इन सेम टाइम. देखो यहाँ पे देखो दोनों के लिए सेम टाइम में अगर सेम स्पीड लानी है, मान लो कि आप एक ग्राउंड में खड़े हो, कार है और ट्रक है. ठीक है. कोई आपको बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर कार की स्पीड 20 करो धक्का मार के और 5 मिनट के अंदर ट्रक की स्पीड कर दो 20 धक्का मार के. दैट मीन्स हमें स्पीड सेम करनी है और वो टाइम भी सेम ही रखना है. तो कौन से केस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ट्रक के केस में. तो यहाँ पे क्या रूल बनेगा, रूल ये बनेगा कि जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. कंक्लूजन यही बनता है. ठीक है. सिमिलरली अ ग्रेटर ऑपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम. अगर सामने से बाइक आ रही है सेम कुछ स्पीड से, मान लो 50 की स्पीड से, ठीक है. अगर बाइक आ रही है 50 की स्पीड से और बोला कि इसको स्टॉप करो तो आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वही 50 की स्पीड से साइकिल आ रही है तो मे बी आपको थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये पूरे एग्जाम्पल से कंक्लूजन ये बनता है कि मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. अब ये कंक्लूजन को माइंड में फिट कर लेना कि फोर्स कौन से केस में ज़्यादा लगेगा अगर मास ज़्यादा है तो. अब नेक्स्ट, इफ टू स्टोन्स वन इज लाइट एंड अदर इज हैवी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ पर्सन ऑन द ग्राउंड विल फाइंड इट्स इजियर टू कैच द लाइट stone than the heavy stone. The mass of the body is thus an important parameter that determines the effect of force. Again, अगर टेरेस पे से 2 स्टोन को फेंका है,
एक हैवी है और एक लाइट है, सेम स्टोन से सेम टाइम पे फेंका है, तो हमें कौन से स्टोन को पकड़ते वक्त ज़्यादा पेन होगा? ऑब्वियसली हैवी वाला जो होगा वो। तो यहाँ पर भी कंक्लूजन यही बना कि हैवी ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे हैंड पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्या हो गया? हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है हमारे हाथों पे। तो दोनों केस में यही कंक्लूजन आया कि हैवी ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स भी देना पड़ेगा, और हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो हम पे ज़्यादा फोर्स भी लगाएगा। तो क्या है जो मास है, हैवीनेस, क्या एक ही पैरामीटर है फोर्स के लिए? तो नहीं। देखते हैं, स्पीड इज अनदर पैरामीटर टू कंसीडर। जैसे कि अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन इजीली पियर्स टू ह्यूमन टिश्यू बिफोर इट स्टॉप्स, रिजल्ट इन अ कैजुअलिटी। द सेम बुलेट फायर्ड विद द मॉडरेट स्पीड विल नॉट कॉज मच डैमेज। मान लो कि मेरे पास बुलेट है, वो बुलेट से मैं फायर करता हूँ किसी बंदे पे, अगर वो बुलेट गन में से फायर हुई है तो पहला केस, और वही बुलेट अगर मैं हाथ से फेंक के मारता हूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली वही बुलेट अगर मैं हाथ से फेंक के मारूंगा तो उसको कुछ पेन नहीं होगा, पर गन में से फायर हुआ है तो उसको डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि गन में से जो बुलेट फायर हुई है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और हाथ से मैंने जो थ्रो किया है उसकी वेलोसिटी कम है। सो क्लियरली मुझे पता चल गया कि दोनों केस में बुलेट का मास सेम है। जो बुलेट मैंने गन में से फायर की है वही बुलेट मेरे हाथ में है, सो इवेंचुअली मास ऑफ द बुलेट इज सेम, बट नाउ इन दिस केस वेलोसिटी इज डिफरेंट। इन दिस केस वेलोसिटी इज डिफरेंट। सो व्हाट्स द पॉइंट कि फोर्स कौन ज्यादा अप्लाई करेगा? जिसके पास मास ज्यादा है वो भी कर सकता है, और जिसके पास वेलोसिटी है वो भी ज्यादा कर सकता है। ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा है? दस फॉर अ गिवन मास द ग्रेटर स्पीड, द ग्रेटर इज द ऑपोजिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम। मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी हमें फोर्स तो ज्यादा लगेगा, है ना? टेकन टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम, इज एविडेंटली अ रिलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। तो हमें मानने का क्या भाई? ज्यादा मास ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है वो हमें मानने का, कि भी ज्यादा वेलोसिटी है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमें मानने का? तो हमें मानने का ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा फोर्स वो लगेगा। आपका मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, आपका सिर्फ वेलोसिटी भी बढ़ गया तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और मास और वेलोसिटी दोनों है तो मोमेंटम तो और ज़्यादा हो गया। सो फोर्स के लिए जो मेन नेसेसरी पैरामीटर है वो है मोमेंटम। और मोमेंटम कब चेंज होगा? मास या वेलोसिटी या फिर दोनों से चेंज होगा। ठीक है, चलो अब एक और पैरामीटर। अ सीजन क्रिकेटर कैचेस अ बॉल coming in a with a great speed far more easily than a novice who can hurt his hands in the act. One reason is that the cricketer allows a longer time for his hands to stop the ball. देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखा है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्रिकेटर है, ठीक है? अब देखो ये क्रिकेटर जब भी कैच करेगा ना बॉल को, तो वो अपने हाथों को पीछे ले जाएगा। मान लो पीछे नहीं ले जाता और ऐसे ही हाथ रखा है तो बॉल जो है वो इंपैक्ट के साथ आएगा उसके हाथ पे, उसको पेन करेगा। पर क्रिकेटर ने क्या किया? उसने स्मार्टनेस यूज की और उसने कैच करने का जो टाइम था ना वो बढ़ा दिया। हाथ को पीछे ले जाने से क्या होगा? कैच करने की जो फिनोमिना है वो फिनोमिना के लिए टाइम ज्यादा कर दिया। आपने भी कभी कैच किया होगा और आपने नोट किया होगा कि कैच करते वक्त हाथ पीछे ले जाते हैं ना तो पेन कम होगा। ऐसे ही रिजिडली आप हाथ रखोगे
तो बॉल आएगा और आप हाथ पीछे नहीं लोगे तो आपको पेन करेगा। मतलब आपने कैच करने की प्रोसेस का टाइम दिया ही नहीं, बहुत कम टाइम लिया कैच करने के लिए। कैच करने के लिए टाइम कम लिया तो आपके हाथ में पेन हुआ, मतलब आपके हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगा। ये ऐसी बात हुई, पता है आपको, जब टीचर मारते हैं ना, टीचर ऐसा बोलते हैं हाथ आगे करो मैं मारूंगा, तो क्या करते हो, हाथ बार बार ले लेते हो, है ना? क्यों? क्योंकि हाथ वैसे ही रखा तो ज़्यादा पेन होगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस में। सेम फिनोमिना इज एक्टिंग ऑन दिस प्रोसेस। कैच कर रहे हो तो हाथ को पीछे ले जाओगे, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ फिनोमिना। तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। तो यहां पे मुझे क्या पता चला कि फोर्स के लिए एक और पैरामीटर है, वो है टाइम। बट ये पैरामीटर थोड़ा अलग है। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। सो रिमेंबर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना? कराटे वाला जो होता है ना कैंडिडेट, वो जो हाथ से ब्रिक्स तोड़ता है, तो उसको देखना, वो ब्रिक्स एकदम फटाक से तोड़ेगा, एकदम शार्पली, एकदम इंस्टेंट वो उसको हीट करेगा अपने हाथों से। वो धीरे धीरे हीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फटाफट मारेगा तो टाइम कम, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो वो ब्रिक्स पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। समझ में आया? अगर किसी को मारना है आपको तो कैसा खींच के झापट मारते हो, और उसी के सामने उसको धीरे धीरे गाल पे ऐसे धीरे धीरे लंबे टाइम तक हाथ घुमाओ तो उसको कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे को कैसा प्यार से ऐसे मारते हैं, मतलब वो क्या किया कि जो चाटा मारने की प्रोसेस है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगा दिया। टाइम ज़्यादा, फोर्स कम। और किसी को ज़ोर से मारना होगा, फटाक करके दे देते हो। 1 सेकंड लगता है गाल और हाथ के बीच में, तो टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा। तो अब फोर्स पे 3 चीज़ें डिपेंड करती है। एक, ये पूरा मोमेंटम, और दूसरा टाइम। मोमेंटम ज़्यादा होगा ना तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फोर्स और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। लेकिन टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ऑब्जर्वेशन कंफर्म दैट the product of mass and velocity, that means momentum, is basic to the effect of force on motion. Suppose a fixed force is applied for a certain interval of time on two bodies of different masses. Initially at rest, the lighter body picks up a greater speed than the heavier body. However, at the end of the time interval, observation shows that each body acquires the same momentum. मतलब आपके पास दो बॉडी है, ठीक है, और कुछ भी करके आप दोनों को सेम मोमेंटम दे रहे हो। सेम मोमेंटम मतलब सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन द मोमेंटम ऑफ डिफरेंट बॉडीज। दिस इज क्रूशियल क्लू टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब देखो, ये क्या कहना चाहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है और पांचों में सेम मोमेंटम देना है, तो मतलब आपको सेम पांचों में सेम फोर्स देना पड़ेगा। समझ में आया? आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है, एक लाइट है, एक मीडियम है, एक हैवी है, एक बहुत हैवी है, एक एक्सट्रीमली लाइट है। 5 ऑब्जेक्ट है आपके पास। अगर पांचों का मोमेंटम सेम करना है तो आपको सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पांचों के पांच के लिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, है ना? मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम। चलो ठीक है। इन द प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन द वेक्टर कैरेक्टर ऑफ द मोमेंटम हैज नॉट बीन एविडेंट। यहां पे हमने सिर्फ मोमेंटम की वैल्यू ली है,
डायरेक्शन नहीं ली है। इन द एग्जाम्पल सो फार मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। जनरली यही होता है कि मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता। सपोज अ स्टोन इज रोटेटेड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ द स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज फिक्स बट इट डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, मतलब कि हमने देखा था ना कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो हमने देखा था कि भाई वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वेलोसिटी ऐसे होगी। तो हमने ये देखा था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और हमने इनिशियली क्या बोला था कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी डायरेक्शन में होगा मोमेंटम? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो अब वेलोसिटी पहले यहाँ पे मिली, उसका टेंजेंट यहाँ पे मिला, अब वेलोसिटी का टेंजेंट यहाँ पे मिला, तो मोमेंटम भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो ये पॉइंट पे मोमेंटम ये डायरेक्शन में मिला, तो ये पॉइंट पे अगर वेलोसिटी यहाँ पे होगी तो मोमेंटम भी यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो फिनोमिना है उसको अच्छे से पढ़ना। ये पूरे फिनोमिना को पढ़ने के बाद आपको इवेंचुअली एक ही चीज मिलेगी, न्यूटन्स लॉ। दिस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लीड टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेशन। सेकेंड लॉ का क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मतलब चेंज इन मोमेंटम और उसका टाइम is directly proportional to applied force and takes place in the direction in which the force acts। मतलब इसके ऊपर से पूरा सेकेंड लॉ क्या एक्सप्रेस करेगा? दिस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लीड टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस बाय न्यूटन एज फॉलोज। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स है ना, वो मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना। ये मैं आपको पहले से कहता आया हूं कि मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मतलब फोर्स और मोमेंटम दोनों प्रोपोर्शन में है, बट टाइम और फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कैच करने का टाइम बढ़ाओगे तो हाथ पे फोर्स कम लगेगा, और कैच करने का टाइम कम करोगे तो हाथ पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ये पूरा जितना भी हमने तागड़दीना पढ़ा है ना, उन सबका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स मोमेंटम चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अगर ज़्यादा मोमेंटम बढ़ाना है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम मोमेंटम बढ़ाना है तो कम फोर्स अप्लाई करने का, और वैसे ही टाइम के साथ। तो रूल क्या बना? चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, और उसका रेट मतलब डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हो गया, ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, पूरी क्वांटिटी, ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ का सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहां पे अगर प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, वेर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहां पे हम टाइम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे, तो मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कि टाइम लिमिट अगर 0 लेंगे तो क्या करना है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की जगह हो जाएगा dp बाय dt। ये तो अब ये फॉर्मूला में हम क्या लिख देंगे, dp बाय dt। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के dp बाय dt। ये रहा f इज इक्वल टू के dp बाय dt, वेर p इज अ व्हाट, तो p इज द मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता था कि p क्या था, mv। आगे हमने देखा था ना, ये रहा पहले ही कि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो
ये p की जगह हमने क्या डाल दिया, mv। रेडी, अब m को हम ले लेंगे बाहर, ये हम ये वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं, ये dp बाई dt सॉल्व कर रहे हैं, ये लिखा dp बाई dt और p की जगह डाल दिया mv, m को ले लिया बाहर, आ गया m को ले लिया बाहर, तो बचा क्या, dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो dv बाई dt की जगह a रखो तो हो गया ma, क्या हो गया, ma। तो dp बाई dt क्या हो गया, ma। तो f इज इक्वल टू k और dp बाई dt की जगह हमें मिला ma। तो ये फॉर्मूला को भी अंडरलाइन कर लो कि f इज इक्वल टू क्या हो गया, kma, है ना, f इज इक्वल टू kma। प्रैक्टिकली हमें पता चला कि सिंप्लिसिटी वी चूज k इज इक्वल टू 1, तो ऑलवेज k इज इक्वल टू 1 हो गया। तो k इज इक्वल टू 1 इसमें और इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 डालो तो f इज इक्वल टू dp बाई dt, और इसमें डालोगे तो हो जाएगा f इज इक्वल टू ma। तो कुछ भी याद नहीं रखोगे, और दो फॉर्मूला, एक्चुअली में 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। पहला, f इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू तो 1 हो गई, सो f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, लिख लेना बुक में, f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक है f इज इक्वल टू dp बाई dt, ये दूसरी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और तीसरी f इज इक्वल टू ma। 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखोगे बहुत हो गया। The SI unit of the force is one that causes an acceleration of 1 meter per second square to 1 kilogram mass, और वो होता है 1 न्यूटन। इन शॉर्ट, फोर्स का SI यूनिट है 1 न्यूटन, ठीक है। और फोर्स को हम ऐसे और कैसे देख सकते हैं, तो देखो इसका यूनिट लिखा है न्यूटन का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कैसे, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई टी, F इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई टी। P क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, m मतलब किलोग्राम, तो ये रहा, v मतलब मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम का सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, m मतलब किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के 2 यूनिट हुए, फोर्स के 2 ऐसा यूनिट है, एक न्यूटन और एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, सो नाउ टॉपिक तो बहुत बड़ा है, कुछ टॉपिक्स हम बाद में लेंगे। चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इतना करोगे तो भी बहुत हो गया, ठीक है। बाकी के ये जो 3 कंसेप्ट है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा इसीलिए। रेडी, सो इन केस अगर ये लेक्चर्स में कुछ भी डाउट होता है ना, तो यू कैन मैसेज मी इन द मैसेज सेक्शन, है ना। और ये जो स्लाइड्स खत्म हो जाएगी ना, तो इसके बाद अब हमें ना वापस पहले वाली मेथड पे आ जाएंगे, है ना, वो लिखने वाला, क्योंकि फिर थियोरी पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, फिर हम सिर्फ हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो उसी में बनेगा, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत स्लाइड्स होगी और उसके बाद मैं सीधा पेपर वर्क पे आ जाऊंगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन टूडेज लेक्चर, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।